नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डी के यादव टीवी पर। आज हम उन्नति लाइब्रेरी में आए हुए हैं और यहाँ पर अभी लगभग 12-1 बज गए हैं और एक भाई हमारे साथ हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट की है और इनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है कि सेकेंड अटेम्प्ट है, ये सब रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम शिव भोले सिंह है। मैं अभी मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं बीए किया हूँ। अभी मैं एमए का छात्र हूँ, इसे अभी मैं रनिंग में हूँ और उसके बाद में पीएससी की तैयारी मुझे 2.5 साल हो गए करते करते। तो अभी तो मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 2024 में दिया था, जिसमें मेरा नहीं हुआ था, लेकिन अब देखते हैं अब कि क्या कैसे होता है। लेकिन अपना तो जो है पढ़ रहे हैं और उसके बाद देखेंगे जो है। तो सर, आप पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला जी यूपीएससी का, जी जी। तो उसमें क्या कमियां आपको नज़र आती हैं? देखो, मेरी सबसे बड़ी मुझे लगता है कि मेरी कमी यही थी कि मैंने पहली बार तो ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ पे दो मतलब लगाए थे टेस्ट सीरीज़, लेकिन ज़्यादा मैं उस पर ज़्यादा न टाइम दिया था, जो कि अलग अलग कोचिंग के लिए था। तो उनकी कोचिंग है जो मतलब कंटेंट होता है, कहीं ना कहीं जैसे सेक्शनल वाइज है, तो वो आपका एक बेस तो मजबूत करता है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि कैसे मतलब क्वेश्चन जो फ्रेम हो रहे हैं। जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन यूपीएससी क्या पूछ रहा है बार बार। तो हमें तो अगर हमको ये पता ही करना है तो हम पीवाईक्यू देखेंगे। तो अगली बार मेरी ही गलती थी कि पीवाईक्यू मैंने नहीं देखा था, टेस्ट सीरीज में बहुत कम लगाया था। उसके बाद मैं रिवीजन तो किया था, लेकिन मेरा जो रिवीजन करने का तरीका था वो गलत था, कहीं ना कहीं मेरे इसी वजह से। उसके बाद मेरी सबसे बड़ी कमियां, जैसे मैं बीए किया हूँ, तो बीए में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जैसे छात्रों को जो हिंदी मीडियम वाले हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है, उनकी मैथ बहुत कमज़ोर होती है, जैसे मेरी भी है सी सेट में जैसे मेरी भी है। रीजनिंग ठीक है, मैं रीजनिंग जो बना लेता हूँ। उसके बाद कॉम्प्रेंसन में ये भी दिक्कत आती है कि जो हिंदी होती है, हिंदी भी बहुत कठिन होती है। तो वहाँ भी दिक्कत होती है कि वहाँ भी समझ नहीं पाते कि क्या है। जैसे इंग्लिश वालों के लिए एक एडवांस ये होता है कि एडवांटेज मिल जाता है उनको कि वो कोई कीवर्ड से पकड़ लेते हैं। तो हिंदी में ऐसे बहुत शब्द मिल जाएंगे जिसका मीनिंग पता ही नहीं रहता। तो ये सब दिक्कतें थी। उसके बाद मैं अभी जैसे मेरा 25 में है, तो मैं सुधारा हूँ थोड़ा। जैसे मान लीजिए कंप्रेंसन है, तो कंप्रेंसन में थोड़ा अपना कमांड किया हूँ। बाकी कठिन हर साल का पेपर मतलब ये होता है कि कभी कठिन आ जाता है, कभी मतलब मीडियम भी होता है, लेकिन इतना यूपीएससी देता है, मैं मानता हूँ कितना देता है कि कर लें बच्चे। अब उसके बाद कभी कभी जैसे इसके पहले 24 में मैंने देखा था, जैसे मैथ की टॉपिक है, उससे पहले एक नंबर सिस्टम था, उसमें 2023 में 29 क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके बाद 2024 में मैंने सोचा कि मतलब एक ही टॉपिक से आएगा, मान लो 24, कहीं ना कहीं जैसे 23-24 क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सिस्टम से। तो कहीं ना कहीं अगर मैं 10-12 क्वेश्चन कर लेता हूँ नंबर सिस्टम से या मैथ्स से कर लेता हूँ। उसके बाद रीजनिंग से मैं सोचता हूँ कि रीजनिंग से मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कभी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं उसमें भी मान लेता हूँ कि अगर मेरा भी 5 या 7 सही हो जाए रीजनिंग में, कितना भी मतलब हो, तो बाकी मैं इसमें कॉम्प्रेंसन में कर लूँ, तो कहीं ना कहीं मतलब कर लेता हूँ। लेकिन 2024 में मेरी यही गलती थी कि मैंने पूरी टॉपिक नहीं किया। अगर मैं अपने कोर सब्जेक्ट पढ़ा था जिसमें मैथ्स में, तो मैथ्स से अगले बार नंबर सिस्टम 10 क्वेश्चन या 8-9 क्वेश्चन आ गए थे। उसके बाद इसमें ज़्यादा डाटा सफिशेंसी चैप्टर होता है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो कहीं ना कहीं उसका यूपीएससी का इसलिए कहते हैं कि उसका वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसका कोई पता नहीं है कि क्या कहाँ पूछे से क्या क्वेश्चन पूछ पूछे, लेता है? कोई नहीं। तो यही सब है सर। तो सर, आप अपनी कुछ बुक लिस्ट के बारे में बताइए। प्री के लिए आपने क्या क्या फॉलो किया था? प्री के लिए मैं जैसे सब करते हैं, मतलब जो है, जैसे मान लो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा था, अनसीन हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं कोई बुक नहीं लिया था, मैं एक नोट्स थी, एक टॉपर की थी, मैं नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन मैं उन्हीं की नोट्स लिखवाया था, मार्केट से लिया था। तो उन्हीं के नोट्स में पढ़ता था, क्योंकि मुझे लगा कि वो उसमें मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास थी आर्ट एंड कल्चर की बुक, तो मैंने उसमें मिलाया था सारे चैप्टर। तो उसमें देखा था कि वो सब सेम लिखे हैं, कहीं ना कहीं वो एकदम सम शॉर्ट नोट तरीके से बना चुके हैं। तो हम कहे कि मुझे सब पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है कि मैं इसे पढ़ लूँ। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बढ़ना चाहिए, बस यही है बस। उसके बाद मैं पीवाईक्यू किया था। उसके बाद मेरा पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी पढ़े थे,
सब बच्चे जैसे पढ़ते हैं वैसे हम भी पढ़े थे। और इकोनॉमी के लिए मेरा इकोनॉमिक्स लिए मैं एक सर हैं रामेश्वरम सर, उसके लिए उनका पढ़े थे, कुछ लेक्चर पढ़ा था, मिल गया था टेलीग्राम या अदर सोर्सेज से मेरा। उसके बाद मैंने इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा मैं इस पर ध्यान दिया था PYQ पर। उसके बाद मैं कभी कभी यूट्यूब पे कोई कोई वीडियो ऐसे देख लिया करता था। उसके बाद मैं स्टैटिक्स के लिए ज़्यादा मैं बायोलॉजी की आती है बुक, जो 12 की बायोलॉजी बहुत आती है, उसका जो लास्ट चैप्टर है, 1-2 चैप्टर है, उसको मैं पढ़ा था अपना स्टैटिक्स कंप्लीट करने के लिए। एनसीईआरटी क्या आपने पढ़ी थी या फिर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी? नहीं सर, मैं एनसीईआरटी के लिए बता दूं, मैं मानता हूं एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़ा हूँ। खाली जियोग्राफी के लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, जो 11 और 12 की। उसके बाद मैं कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। तो आपने क्या मेंस की तैयारी भी कर ली है या फिर प्री निकलने की बात सोच रहे हैं? नहीं, देखो मेंस की तैयारी कहीं ना कहीं, अगर कुछ बच्चे तो गलती ही करते हैं, सोचते हैं कि मैं प्री निकाल लूँगा तो मेंस की तैयारी कर लूँगा। तो 3 महीने तो नहीं होगी, या तो आप लिख लें आप, क्योंकि आपके आंसर राइटिंग में हैंड राइटिंग सुधरनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं लिख के आना चाहिए। कहीं ना कहीं 3 घंटे में आपको 50 पेज भरना होता है। बीए की परीक्षा नहीं है कि आपको 2 घंटे या 3 घंटे में 20 पेज भर, जब 20 पेज भरा नहीं जाता है आपको यहाँ, तो 50 पेज से आप कैसे भर सकते हैं वहाँ पे? बताओ, अगर तुम्हारा कंटेंट नहीं तैयार रहे तो ये सब है। तो वहाँ सबसे बड़ी है, मेरा ये था कि मैं पहली बार तो मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं कुछ नोट्स मतलब लिया था, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए इन रामेश्वरम सब दिए थे, पहले ही से दिए थे, तो उनका मैं पढ़ लिया था। उसके बाद मैं ज़्यादा टॉपर की कॉपी देखता था कि वो कैसे लिखते हैं, ज़्यादा मैं उन्हीं देखता था। उसके बाद PYQ मेंस करता था कि देखते हैं क्या कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद मेरे पास वो सोर्स है कि नहीं है, मैं उस सोर्स कहीं ना कहीं अगर नेट के माध्यम से निकालता था। जैसे मेरे पास बुक थी, जैसे मान लो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत दी है, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए हैं। इसके बाद और जो अदर सोर्सेज हैं, मैं कहीं ना कहीं टेलीग्राम या कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स बनाया था उसमें। उसके बाद मेरा ऑप्शनल जो था, मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, तो हिंदी लिटरेचर के लिए मैं दृष्टि IAS की जो आती है सब पढ़ते हैं, मैं उन्हीं बुक लिया था, पूरी बुक लिस्ट उन्हीं को लेके पूरा फॉलो किया था। उसके बाद मैं और सर आपने मेंस में एथिक्स और जो जैसे साइंस एंड टेक का पोर्शन अब ज़्यादा पूछ रहा है इस टाइम, तो इन 2 सब्जेक्ट के लिए आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था? एथिक्स का एक सर हैं धर्मेंद्र सर, उनका नोट्स आता है, मार्केट में मिल जाएगा, तो मैंने उन्हीं को लेके पढ़ा था। क्योंकि एथिक्स के लिए तो बुक भी आती है, लेकिन मैं बुक नहीं लिया था, उन्हीं की नोट्स मुझे समझ में आई तो लिए, बार बार रिवाइज किया था। उसके बाद मैं प्रैक्टिस किया बस। तो सर अब हम चला गया दूसरा क्वेश्चन। तो सर हमारा सवाल ये है आपसे कि अभी जो बिगिनर स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी में इस फील्ड में उतरना चाहते हैं, चाहे वो 12वीं पास करके बच्चे आ रहे हैं या फिर वो ग्रेजुएशन में हैं, मतलब जो पहली बार तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जैसे अभी जो 12वीं पास करके आ रहे हैं, तो अभी वो अपना BA कंप्लीट करें, क्योंकि एग्ज़ाम कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप बिना कुछ समझें या ऐसे ही दर्ज लें, क्योंकि सब एग्ज़ाम से हट के है। उसके बाद अब आपके अंदर थोड़ा मैच्योरिटी आनी चाहिए एग्ज़ाम में बैठने के लिए। उस अभी तो जैसे मैं कहूँगा, जो अगर कोई अगर 12 पास किया है, तभी अपना BA या BSc जिस क्षेत्र में जाना है उस फील्ड में अपना कोर्स कंप्लीट करिए। उसके बाद अगर आपको मान लिया, आप ठान लिए हैं अपने मन में कि हमें UPSC करना है, तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक आप तैयारी करिए। जैसे बहुत से टॉपर किए थे, तो आप भी करिए। मतलब आपको अगर आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई, आप अपने एक सही टाइम दे पा रहे हैं अपने पढ़ाई के प्रति, तो आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से तैयारी करिए। उसके बाद मैं MA या मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी अगर जैसे उनका अगर साइंस बैकग्राउंड है, मान लीजिए BSc किए हैं, MSc किए हैं, तो उन्हें तो NCERT सब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें दिक्कत है होगी कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम का इतिहास भूगोल पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होगी अभी। और जो बच्चे पहले से इतिहास भूगोल पढ़े हैं या और सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो उन्हें थोड़ा, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है कि हाँ हमें क्या क्या है, मतलब कहीं ना कहीं 11-12 पढ़े होंगे, तो उनको नॉलेज होता है कि हमें ये टॉपिक पहले हम पढ़ चुके हैं। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो अगर जैसे 11-12 की NCERT है, आप 11-12 की NCERT ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 9 से पढ़िए, 9 से 12 तक पढ़िए।
उसके बाद और नहीं समझ आता तो आपको 6 से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कि मुझे छोटी छोटी बातें पता है, कहीं ना कहीं जैसे भूगोल चैप्टर हैं, तो इसमें कुछ कुछ बातें हैं कि हमें, अगर मैं जान रहा हूँ कि अगर ये पहाड़ियाँ यहाँ हैं, ये नदियाँ हैं, ये अपवाह तंत्र है, तो कहीं ना कहीं अगर ये समझ में आ रहा है आपको कि मैंने पढ़ा है, कहीं ना कहीं अगर आप वो सब देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हाँ मैंने इस स्कूलिंग टाइम में ये क्लास में पढ़ा था, तो आप कहीं ना कहीं आपका बेसिक थोड़ा बहुत जानकारी है कि हाँ ऐसी चीज़ ऐसा है इस बुक में था। तो आप 12 की या 9 से 12 तक आप पढ़िए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि तुरंत मैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ने लगूं, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। बार बार आप रिवीजन करने में, आपको पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। यही है। मतलब पहली बार में अब एक बार एनसीईआरटी को देख लेना चाहिए कुछ टाइम देकर जी बिल्कुल सबको। जी बिल्कुल, एक टाइम पूरा आप नोट्स मत बनाइए, आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए, बस खाली पढ़ लीजिए, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि क्या उसका स्ट्रक्चर है। जब आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में पढ़ा था। तो आपके दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको नोट्स भी बनाने में आसानी हो जाएगी। यही है सर। और एक सवाल और है जो अभी अभ्यर्थियों के मन में रहता है कि यूपीएससी के लिए कोचिंग को मतलब कोचिंग ज्वाइन करें या फिर सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या हानि होती है, कुछ इसके बारे में बताइए। देखो, कोचिंग पहली बार तो जो बच्चे कहीं ना कहीं बाहर रह रहे हैं या जिन्हें टाइम नहीं मिल रहा है, वो तो ज्वाइन करते ही हैं, क्योंकि उन्हें तो कहीं ना कहीं टाइम, अगर जो एकदम बिगिनर हैं, जिन्हें कुछ नहीं समझ, जिनकी मतलब खुद से नहीं पढ़ सकते अभी, उन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जैसे अधिकतर कोचिंग क्षेत्र में कौन व्यक्ति जाता है, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, उसके बाद जिसे जिसका बैकग्राउंड साइंस हो। ज़्यादा देख रहे हैं कि आजकल बच्चे जो हैं साइंस बैकग्राउंड वाले ज़्यादा जा रहे हैं क्षेत्र में, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अगर वो एनसीईआरटी पढ़ने भी बैठेंगे ना, तो उन्हें नहीं समझ में आएगी पहली बार तो, कि हम कहीं ना कहीं मैथ पढ़े हैं और अदर सब्जेक्ट पढ़े हैं, इतिहास भूगोल समझ में क्या कैसे है वो कभी पढ़े नहीं हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक गाइडेंस के तौर पर एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा चीज़, जो बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं मतलब कोचिंग करना, मैं नहीं कहता हूँ कि आप कोचिंग करिए ही, लेकिन एक आप कहीं ना कहीं स्कूल में जाते हैं, तो आप तो इतना समझते हैं कि आप बुक रहती थी, लेकिन आप सेल्फ स्टडी कब करते थे? जब आपके टीचर आपको पढ़ा देते थे, बताते थे कि बेटा आज पढ़ के आना ये चीज़, तब आप सेल्फ स्टडी करते थे। उसी तरह कोचिंग उसी तौर पे है। जब आपको पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है, अगर कोई आपको, हाँ आप कोचिंग मत करिए, लेकिन आपके पास कोई ऐसे गाइडेंस देने वाला हो, बता दे कि आपको यहाँ से यहाँ ही पढ़ना है, यही चीज़ पढ़ना है, आपको बता दे कि मॉडर्न हिस्ट्री आती है तो उसमें मध्यकालीन नहीं आता है मेंस में, तो आपको इतना पता हो जाना चाहिए कि हाँ नहीं आता तो आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको नहीं पता, यही एक टीचर का यही होता है कि आपको सही राह बताए। अगर आपको सही राह कोई बताने वाला है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा। और इस टाइम ऑनलाइन स्टडीज़ का काफ़ी मतलब प्रचलन बढ़ गया है, तो ऑनलाइन स्टडी मतलब जो ऑनलाइन कोचिंगें चल रही हैं, जैसे कोई अगर लड़का कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है तो वो ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल इस टाइम फैला हुआ है। देखो, अगर घर पे अगर सुविधा है, हम अभी क्या बोले, हम बोले कि आपको गाइडेंस चाहिए बस मेन, क्योंकि कोचिंग वाले आपको कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस नहीं बनाएंगे, आपको यूपीएससी नहीं लिखवाएंगे, आपको गाइडेंस देंगे। तो आप मान रहे हैं कि आप कोचिंग ऑफलाइन में जाएंगे तो फिजिकली मौजूद रहेंगे, तो आसपास अपने आसपास बच्चों को देखेंगे, कहीं ना टीचर देखेंगे, तो मान रहे हैं कि आपकी छवि या उसमें परिवर्तन आएगा, आपकी बोलचाल भाषा हर तरह बदलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो आपकी मूल्य ये भी है कि आप कहीं ना कहीं एक आपकी ये भी परीक्षा है, कहीं ना जब आप मेंस क्लियर, प्री मेंस क्लियर करके जाएंगे इंटरव्यू में, तो आपकी ये भी परीक्षा हो पर्सनालिटी टेस्ट का। तो लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि हमें ऐसा तो करना है, क्योंकि जब तो यूपीएससी कोई बच्चा तैयारी करता है तो वो अब खाली प्री मेंस नहीं, वो सारी तैयारी करना पड़े, उसको पढ़ेगा कि कहीं ना कहीं वो लास्ट का परिणाम इंटरव्यू है, वहीं उसका तो एकदम बता देते हैं कि आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो सक्षम है तो करिए, क्योंकि आपको गाइडेंस चाहिए। अगर नहीं सक्षम है तो आप बहुत से कोचिंगों का बहुत कम प्राइस में आपको बैच मिल जा रहे हैं, आप ले लीजिए घर पे, आप उनका गाइडेंस से पढ़ाई करिए, आप नोट्स बनाइए, उसके बाद
पीवाईक्यू करिए, क्योंकि पीवाईक्यू से समझ में आएगा कि आप किसी बात मन मानिए। कोचिंग वाले कह रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनकी बात आँख मूंद कर मत मानिए। आप पहले पीवाईक्यू उठाइए, देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप देख पाएंगे, समझ जाएंगे कि अगर 1-2 बार आप पीवाईक्यू जब देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये मैं सिर्फ स्टडी कर सकता हूँ, या कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कोचिंग की ज़रूरत है। सबसे अच्छा है कि आप पीवाईक्यू देखिए, बस यही करें। और जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है? देखो, टेस्ट सीरीज उसी प्रकार है जैसे आप मैच खेल रहे हैं, तो फाइनल परिणाम नहीं होता कि मैच में कि आप किधर सीधा ट्रॉफी जीत रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एग्जाम में आप अगर डायरेक्ट जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप, मैं मान रहा हूँ कि आप विजेता बनने जा रहे हैं, लेकिन विजेता तब निश्चित होता है, विजेता एक होता है जो बार बार प्रैक्टिस करके आए रहे कि क्या अपनी सारी गलतियाँ समझें कि मुझे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मुझे कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है, वो किस तरह टाइप से भाषा पूछ सकता है। तो टेस्ट सीरीज मानते हैं कि आपका मार्क्स नहीं दे, आपको सिलेक्शन नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एप्टीट्यूड आपका डेवलपमेंट कर सकता है कि जिससे आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, आप रिजल्ट के ज़्यादा करीब हो जाएंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो उसी प्रकार है कि आप अचानक पढ़ के उठे चले गए, वहाँ देखे तो कहीं ना कहीं जब आप टेस्ट नहीं ले, आपके सीमित नोट्स रहेंगे, पीवाईक्यू नहीं करके गए हैं, तो मुश्किल ही है आपका सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि ये कोई इस तरह एग्ज़ाम नहीं है कि आप खाली पढ़ रहे हैं। कोई भी एग्जाम, आज तो अनिवार्य हो गया कि आप अगर एसएससी का एग्ज़ाम दो, रेलवे की एग्ज़ाम दो, आपको टेस्ट सीरीज लगाना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, आंकना पड़ेगा कि हमारा क्या परफॉर्मेंस है इस क्षेत्र में, इस सब्जेक्ट में, क्योंकि आपका एक प्रकार सब्जेक्ट वीकनेस बताता है। मान लो कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो आपको बार बार लग रहा था, हर बच्चों को लगता है, हमें भी लगता है कि हमें यह चीज़ आता है, जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि चीज़ आता है, लेकिन वहीं जब हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे ना, समझ में आएगा कि आता है कि नहीं आता, तब हमें पता चलता है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपने कितनी टेस्ट सीरीज, लगभग कितने दिन से मतलब टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, कितने देखो, महीने पहले? जैसे मान लो मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम अभी नज़दीक में है, अभी तो 25 मई को है, तो मैं टेस्ट सीरीज दिसंबर, जैसे बीजेन की टेस्ट सीरीज दिसंबर या नवंबर दिसंबर में आ जाती है, तो मैं तब तो नहीं ले पाया था क्योंकि तब ऑफलाइन आती है, तो मैं इलाहाबाद तो नहीं जाता क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं जनवरी या फरवरी में, जनवरी 15-20 जनवरी को मैं गया था। मैं बीच में जाता हूँ तो मैं 10 जो 8 या 10 जो आती रहती है तो उसी में उठा लाता हूँ। तो अभी मैं लगभग 37 टेस्ट लगाया था, क्योंकि कुछ बीजन के भी थे, कुछ दृष्टि आईएएस के भी थे, दोनों मिला के लगाया था। उसके बाद यही है कि एक चीज़ और है इसमें, सबसे बड़ी दिक्कत है जब हम शुरू में लगाते हैं तो इसमें मार्क्स बहुत कम आते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी मतलब पढ़ाई कमज़ोर है या हमें समझ नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं मार्क्स घबराना नहीं चाहिए, लगाते रहो। क्योंकि कोचिंग जो टेस्ट सीरीज बनाई, कहीं कोचिंग का एक तरीके का है। यूपीएससी, अगर आप कोचिंग, अगर किसी के टेस्ट सीरीज से आप अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं, अगर आप किसी टेस्ट सीरीज में 20 मार्क्स ला रहे हैं ना, तो यूपीएससी में आपका 30-35 मार्क्स आएंगे। तो इस तरह कहीं ना कहीं कोचिंग टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेंगे। सर, एक सवाल ये है कि अभी जैसे हाल ही में अब प्री होने वाला है यूपीएससी का, 25 मई को ही है। जी। अब इसमें शायद एक हफ्ते का ही टाइम बचा होगा या उससे भी कम, तो अब क्या रणनीति होनी चाहिए 5 दिनों के लिए, क्या हो सकता है देखो, इसमें? जैसे अभी आप सबसे पहले अगर आप पीवाईक्यू लगाए होंगे तो आप देखे होंगे कि यूपीएससी का कुछ तो पैटर्न फिक्स है कि इसी चैप्टर से पूछेगा। जैसे मान लो जियोग्राफी में उसे इंडियन जियोग्राफी पूछना ही है, अपवाह तंत्र हो गए, पहाड़ियाँ हो गई, तो कुछ कोर्स सब्जेक्ट होते हैं, कुछ कोर्स सब्जेक्ट हैं, कुछ कोर्स चैप्टर हैं हर सब्जेक्ट का। आप उसे पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, उसी बार बार रिवाइज करिए, बस यही है कि क्योंकि कहीं ना कहीं आप कितना भी आप पढ़ के जाएंगे, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको आता रहेगा, सबको यही आता रहेगा। तो मैं पेपर इससे नहीं कठिन होता कि आप मतलब इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने क्वेश्चन आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन इस पर डिपेंड करता ज़रूर करता है कि अगर मेरा जो आसान क्वेश्चन आया हुआ है, अगर अगला बच्चा कर पा रहा है, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है,
तो मैं समझ लो कि मैं अभी ही छट गया हूँ उस एग्जाम उस रेस से, ये समझ लीजिए। क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन आसानी से आया है, एकदम डिफ़िकल्ट नहीं है, तो उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि आप उस रेस में बने रहेंगे। अगर आप उससे ही गलत कर देंगे तो आप रेस से हट गए, क्योंकि अगला तो क्वेश्चन बना के गया है तो उसका ज़्यादा चांस रहेगा कि उसका हो जाएगा। और सर यूपीएससी या फिर पीसीएस के एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा भी एरिया छूट रहा है करंट अफेयर्स का, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? देखो, जैसे अभी यूपीएससी के लिए अभी आता है बेजन के, आती है पीटी 365, तो मैंने इसी को किया है, क्योंकि इसी कवर करते हैं, इसे बार बार रिवाइज करिए, यही कवर करिए। बाकी पीसीएस के लिए अगर आप चाहें तो आपके पास टाइम है तो आप मैगनीज पढ़ सकते हैं, मैगजीन है, जैसे खान सर की है। हर कोचिंग वाले, कोई एक कोचिंग के नहीं है, हर मंथली लिखा रहे हैं। या आप वार्षिक पढ़ना चाहते हो, वार्षिक पढ़िए। वार्षिक में जैसे पीटी 365 आती है, वार्षिक ही है, तो इसमें सारा एक साल का करंट अफेयर्स दिया रहता है। तो मैंने यही किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता था ना। तो बीच बीच में कभी कभी मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता था, लेकिन मुझे लगता था कि आप ज़्यादा बेसिक जितना आप कवर करे रहेंगे तो न्यूज़पेपर पीछे मत भागे। जो जो मतलब आपका बेसिक है वो कंप्लीट करिए बस, खाली पहले। अगर कोई हिंदी मीडियम का छात्र है और वो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहता है, तो वो कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो कर सकता है हिंदी मीडियम के लिए? देखो, अगर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तो पहली बात तो इंग्लिश मीडियम में आता है। हिंदी मीडियम में तो ऐसा कोई ऐसा मतलब नहीं है जो, लेकिन जैसे दैनिक जागरण पढ़ते हैं ज़्यादा, अधिकतर कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा, ज़्यादा ही है। उसके बाद जनसत्ता भी आता है। और उसके बाद मैं नहीं चाहता कि कोई और मतलब न्यूज़पेपर आपको इतना रिवेल मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे। उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी पहली बार तो आप इंग्लिश सीखिए, क्योंकि इंग्लिश का आप रोल मेंस में है। क्वालिफाइंग, अगर हम इंग्लिश क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, भले आप 250 में 250 नंबर लाए हों। तो इसी तरह आप इंग्लिश सुधारिए, और द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर है, इसे पढ़ने की कोशिश करिए, थोड़ा बनाइए अपना। ज़्यादा मतलब ये नहीं है, कहीं ना कहीं आप 1-2 महीने 3 महीने पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके भाषा शैली या इंग्लिश में सुधार आएगी ज़रूर। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है इंग्लिश में तो यही है। मैंने भी सुधारा था अपनी इंग्लिश, इसी तरह मुझे भी पहले दिक्कत होती, लेकिन अब मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं पढ़ लूँ। बाकी मैं 1-2 बार ऐसे जैसे करंट अफेयर्स के लिए कुछ कुछ टॉपिक आती हैं, कुछ उसमें पेज होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मैंने एक बार देख लेता हूँ बस, खाली। चलिए ठीक है सर, आपका अभी 25 मई को एग्ज़ाम है, तो मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए और आप मेंस में इस बार 2025 के मेंस में बैठें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में, और तब तक अगर आपके मन में कोई सवाल है यूपीएससी या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं, ताकि हम फिर किसी एस्पिरेंट से मिलें तो उसको अपने वीडियो में कवर कर सकें।